आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन के हवाले से तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो रेशियो है ये एक जनरल टर्म होता है। रेशियो को हम जिस तरह से करते हैं बिल्कुल इसी तरह से रेट को प्रेजेंट करने के लिए हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? अ रेशियो इन विच द न्यूमरेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर। रेशो के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि रेशो में हमारे साथ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हमने एक ही पॉपुलेशन से ली हो, और इस तरह से भी हो सकता है कि न्यूमरेटर हमारे साथ एक ग्रुप के हो और डिनोमिनेटर ये हमारे साथ दूसरे ग्रुप के हो, मतलब दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है, एक दूसरे से इनका जो है ताल्लुक ना हो। प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लाजमी तौर पर एक ही पॉपुलेशन से होना होता है, ठीक है। एक ही पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, डेटा जो है लेते हैं, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फीटल डेथ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ईयर में जो है टोटल बर्थ आपके पास कितनी होती है? टोटल बर्थ आपके पास 1000 बर्थ होती है। इस 1000 बर्थ में कितने बच्चे जो है उनकी डेथ हुई, ठीक है, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद उनकी कितने बच्चों की डेथ हुई? मिसाल के तौर पर 100 बच्चों की डेथ हुई। सो ये 100 जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास न्यूमरेटर है, और ये 1000 जो है ये आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस बात को भी जो है अंडरस्टैंड कर लेना है कि न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास जो केसेस आते हैं, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं, और डिनोमिनेटर में हम ओवरऑल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसमें से वो केसेस हमें ऑब्जर्व हुए होते हैं, हमें रिपोर्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल प्रोपोर्शन का दिया है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो नंबर ऑफ फीटल डेथ डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ प्लस टिल बर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आप जो है सिंपल आप फार्मूला ये लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शन इज इक्वल टू या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस मतलब स्मॉल एन लिख कर आप जो है नंबर ऑफ केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टोटल जो लार्ज एन है इसको जो है टोटल पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लार्ज एन होता है ये हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन होती है, और जो स्मॉल एन होता है ये हमारे साथ क्या होती है? नंबर ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी इस फार्मूले के ज़रिए आप प्रोपोर्शन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर डिफिनीशन डिक्शनरी में भी यही प्रोपोर्शन की आपको बताई गई है कि अ टाइप ऑफ रेशो की वो किस्म इन विच द न्यूमरेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, जिसमें हमारे साथ जो न्यूमरेटर होता है, जो केसेस होते हैं, वो हमने पॉपुलेशन से ही लिए होते हैं, उसी सेम पॉपुलेशन से ही लिए होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि प्रोपोर्शन में हमारे साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हमारे साथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर में इंक्लूडेड होता है। सर जी पीछे हमने रेशो में पढ़ा कि जो रेशो की क्वांटिटीज होती हैं वो या तो रिलेटेड होती हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती बिल्कुल हैं, यानी एक्स बिल्कुल। और वाई डिफरेंट होते हैं। हाँ जी लेकिन प्रोपोर्शन जो होता है वो इसका मतलब है कि वो हमेशा रिलेटेड ही होंगी, क्योंकि हम बिल्कुल टोटल पॉपुलेशन में से ही केसेस लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन हमेशा रिलेटेड होगा एक दूसरे के हाँ जी साथ। बिल्कुल यही बात है, यही बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक। ओके जी। यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज बताए जा रहे हैं, देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में, आबादी में आप जिस चीज़ के बारे में जो है फाइंडिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप मालूम करना चाहते हैं, तो उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्स क्या है? एक्स इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सेम पॉपुलेशन पोजेस द करेक्टरिस्टिक सी, ठीक है। एक्स जो है ये आपके पास क्या होती है? एक्स जो है ये आपके पास
वो चीज़ होती है जिसको आप उस पॉपुलेशन में मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि टोटल पॉपुलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एन आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आप के पास टोटल पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन में आप मिसाल के तौर पर आगे अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा था कि हमारे साथ टोटल लाइव बर्थ मतलब 1000 लाइव बर्थ है, 1000 लाइव बर्थ ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब इन 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चों की डेथ हुई तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या हो गई, ये आपके पास प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है, ठीक है, वो आपके पास आ गया। और पी किसको रिप्रेजेंट करती है, पी इज द प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन with characteristic c equal to x divided by n, ठीक है। p is equal to x divided by n, तो ये फार्मूला आपके प्रोपोर्शन का है, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। p is equal to प्रोपोर्शन, ठीक है। p जो है ये आपके पास प्रोपोर्शन है, x जो है ये आपके पास वो केसेस है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और n ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि प्रोपोर्शन के आपके पास जो भी रिजल्ट आता है तो उसको हम परसेंटेज में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कि इतने परसेंट हमारे साथ बच्चे जो है वो टोटल पॉपुलेशन में उनकी डेथ हुई, या इतने परसेंट बच्चे जो है वो हमारे साथ क्या रहे, सेफ रहे, रिकवर हुए, ठीक है। तो परसेंटेज में हम प्रोपोर्शन की जो आंसर है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। मजीद आगे देखें, p टेक्स ऑन वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। p की जो वैल्यू है, ठीक है, ये 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर हमारे साथ p है तो इसकी वैल्यू 0 भी है या आप इसकी वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे 0 लिखे या 1 लिखे, या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से प्रोपोर्शन हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। प्रोपोर्शन में भी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, इसको हम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? सर प्रोपोर्शन का यूनिट नहीं होता, होता है ना अभी परसेंटेज। नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू परसेंटेज जो है मतलब ये उसको यूनिट यूनिट नहीं नहीं है, है। लेकिन हमेशा जब भी इसकी वैल्यू लिखेंगे वो परसेंटेज में प्रोपोर्शन तो लिखेंगे। हम सिर्फ परसेंटेज में उसको प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से तो हम नहीं कर सकते ना। जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि अभी आगे हमने पढ़ा रेशो के हवाले से कि 2 हॉस्पिटल फॉर 10,000 पीपल, ठीक है। तो वो हमारे साथ एक यूनिट था। इस तरह तो हम ठीक। प्रोपोर्शन में नहीं करते ना, प्रोपोर्शन में तो हम सिर्फ परसेंटेज, परसेंटेज मीन परसेंटेज। प्रोपोर्शन, परसेंटेज ठीक। मीन प्रोपोर्शन, ये यूनिट नहीं है, ठीक है। ये तो परसेंट प्रोपोर्शन को प्रेजेंट करता है। अगर हम परसेंटेज को नहीं लिखेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्रोपोर्शन है या प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। सही है। अच्छा जी, आगे देखिए, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के बारे में अब आपको बताया जा रहा है कि मोर्टेलिटी के हवाले से आप प्रोपोर्शन निकालें। आपको एक डेटा दिया गया है कि 1995 में 1995 में 53% ऑफ ऑल डेथ इन अफ्रीका वर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है। कहते हैं कि 1995 में 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ज़्यादातर जितनी भी ओवरऑल पॉपुलेशन थी तो 5 साल की कम उम्र के कम उम्र 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे तो उनमें तकरीबन 53% डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन आपको दी गई है तो वो क्या है, 53 है, ठीक है। 53 ये आपके साथ ओवरऑल पॉपुलेशन दी है, ठीक है। और इसी तरह से जो एज आपको दी गई है तो ये आपको न्यूमरेटर प्रेजेंट किया जा रहा है कि 5% से, सॉरी 5 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे थे तो उनकी तकरीबन 53% उनकी जो पॉपुलेशन थी तो उसमें तकरीबन 5 ईयर से कम एज के जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई थी। तो प्रोपोर्शन आपके पास फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए कि हमारे साथ जो प्रोपोर्शन फार्मूला है वो यही है कि प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एन,
ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, के भी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आप देखिए, आपको ऑलरेडी जो है 53 दिया गया है, ठीक है। 5 को आप जब 53 पर 53% पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे, किसी के साथ कैलकुलेटर है या नहीं। सर ये तो 0.09 आंसर आता है। अच्छा जी, 0.09 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हम डेटा को देखते हैं। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हमारे साथ क्या है, 53% है। 53 को जो है, इसको अगर आप 100 में जो है 100 करें और डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.53 को 100 पर आप डिवाइड करें थोड़ा, 0.53 आता है 0.53 आता है ना, तो जी। 5.53 आता है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको 0.53 दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पर हमने जो बात की थी कि प्रोपोर्शन को हम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 53 को आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.053 आएगा, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी 0.53 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 53% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हर 100 बच्चों में तकरीबन 53 बच्चे जो है उनकी क्या होती थी, उनकी डेथ हुआ करती थी, ठीक है। इसी तरह से अगर पॉपुलेशन आपके पास 1000 की होती तो हर 1000 में फिर आपके पास 530 बच्चे जो है उनकी क्या डेथ होती थी। तो ये इस तरह से आपको ये दिया गया है ये डेटा, और इस तरह से सर आप जी जी हमारे पॉपुलेशन का फार्मूला तो x डिवाइडेड बाय n आता है ना। जी जी बिल्कुल यही हमने पढ़ा ना, तो x जो हमने पढ़ा पीछे वो उसमें ये था कि टोटल नहीं सॉरी, जो हमने केस पोज पॉपुलेशन डिस्कवर करनी है, तो 53 तो उन्होंने दिया हुआ है, तो सही है। हमने 100 देखिए, कहाँ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो एक्स x की आपको वैल्यू दिया कौन सी गया है। है कि एक्स जो है आपके पास क्या है, 53% है, 53%, ठीक है। आपको जो केसेस है वो आपको बताए गए हैं कि 53% है। तो 53% किस में है, 100 में से 53% है आपके पास, ठीक है। तो 100 ये आपकी टोटल पॉपुलेशन हो गई। तो 100 को आपने नीचे लिख देना है और 53 को आपने ऊपर लिख देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ये 0.53 आ जाएगा। 0.53 आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसी को फिर आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 53% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1995 में साउथ अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे, तो उनमें हर 100 में से 53 बच्चे जो है उनकी क्या होती थी, डेथ हुआ करती थी, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास इस तरह से आ जाए। सर पहले हमने उसे डिवाइड भी परसेंटेज के ऊपर किया 53 को, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई भी हमने 100 के साथ किया। हाँ जी बिल्कुल, ये तो फार्मूला है हमारे साथ ना प्रोपोर्शन का। 530 कहाँ से आया। 530 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू जो है ये आपके पास 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, और सर 10,000 भी हो सकती है जी। पहले मुझे लगता है उन्होंने प्रोपोर्शन के ऊपर डिवाइड किया है, 53 को उन्होंने जो प्रोपोर्शन थी ना 100 उसके ऊपर डिवाइड किया है, वो उसमें से 0.53 आंसर आया है, और 0.53 को उन्होंने फिर मल्टीप्लाई किया है के की वैल्यू के साथ, जैसा कि तो आपने यही बताया था मैंने कि के आप की वैल्यू 100 तो होगी, तो आंसर जो है ना वो 53 आया है, तो और अगर हम के की वैल्यू को 1000 रखेंगे तो आंसर 530 आएगा। तो फार्मूले में मैंने आपको बिल्कुल यही बताया ना कि एक्स की वैल्यू आपके पास 53 है, ठीक है, और
एन की वैल्यू आपके पास क्या है 100% है। 100% में 53% पेशेंट जो है वो 1955 में क्या हुए थे, बच्चे जो है वो 5 साल की कम उम्र के बच्चे, उनकी डेथ हुई थी। तो ओवरऑल पॉपुलेशन आपके पास 100% है, 100% में 53% जो है उनकी डेथ हुई थी। तो 53 को 100 से जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास 0.53 आ गया, जबकि यहाँ पर फार्मूले में ऑलरेडी 100% मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास होता है। तो अब आपके पास 0.53 आ गई, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 53%। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर 100 बच्चों में से 53 बच्चे जो थे, 53 बच्चे जो थे 5 साल की कम उम्र के जो बच्चे, उनकी क्या होती थी 1955 में डेथ हुआ करती थी। ठीक है, यानी ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ये के की वैल्यू है। बिल्कुल ये के की वैल्यू है, के की वैल्यू है बिल्कुल। इसी तरह से अगर के की वैल्यू 1000, अगर के की वैल्यू 1000 होती, ठीक है, सर अगर हम रेशियो को लेके आए ए की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मतलब 3 के स्टार्ट में लेके आए, वहाँ पे 1 लगाएं और आगे से 2 डिजिट हैं, वहाँ पे 100 बनता है, तो ये 1000 से क्यों मल्टीप्लाई यहाँ पर 530। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है डियर। अगर आपके पास जो है आपके पास जो है 0.53, अगर 5 से आगे 0 होता तो फिर आप क्या करते, फिर आप 3 स्टेप्स आगे आते, तो फिर आप 1 के बाद 30 लगाते तो 1000 आपके पास आता। तो फिर जब आप 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और फिर उसी तरह से क्या करते, डिवाइड करते, तो आपके पास फिर वैल्यू क्या आती 530 आती, कि हर 1000 में फिर 530 बच्चे जो है उनकी क्या होती, डेथ होती। ठीक है, सर हमने मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से किया है। देखिए फार्मूला आपके पास, प्रोपोर्शन का फार्मूला अपने साथ लिख के सब, प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स सर डिवाइडेड वो बाय ऊपर से समझ आ एन गई है, ऊपर से मल्टीप्लाई समझ बाय आ गई है। 100%। 100% जो है ये के की वैल्यू है, ठीक है, के की वैल्यू है। अगर 100 की जगह में क्या करूं, यहाँ पर के लिख दूं, के, तो के की वैल्यू फिर आप लोगों ने पुट करनी होगी डेटा को देखकर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 53 है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेटा क्या ही है, पहले जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बार बार मैं आपको एक स्टेप कर रहा हूँ, देखिए 53% है ना, 53% आप अपने पेज पर लिखिए और डिवाइड करें 100 पर, आपके पास वैल्यू आ गई 0.53। अब 0.53, अब इस पॉइंट को जो है 3 के पीछे हमने लाना है, तो 2 स्टेप हमने पीछे जाना होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप हम पीछे चले गए तो 1 के बाद फिर हम 2 0 लगाएंगे, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। ठीक है, तो अब इस 0.53 को इस 53 को जब हम 100 के साथ, या इस 0.53 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 53% आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि हर 100 बच्चों में से 53 बच्चे जो थे उनकी क्या हुई थी 1995 में डेथ हुई थी। ठीक है, ड्यू टू सर्टन रीजन। तो ये आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। समझ आ रही है आपको क्या नहीं? हेलो, जी सर आगे थोड़ा ये सा समझ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आ जाएगी ना वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो। किस चीज़ में कंफ्यूजन है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, कंफ्यूजन किस चीज़ में है? यही जो के की वैल्यू हमारे लिए आ जाती है ना, ये बाद में सिनेरियो ये अच्छा थोड़ा अच्छा जी, कंफ्यूज कर सब्र देता करें, है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, सब्र करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास P की वैल्यू जो है 0.53 की बजाय 0.053 होती, तो इस पॉइंट को 3 के पीछे लाने के लिए आपको क्या करना होता, 3 स्टेप आगे आना, पीछे आना होता। ठीक है, तो मैंने आपको जी बताया कि जब हम जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम अपने साथ 1 को नोट कर लेते हैं, और फिर जब जितने स्टेप हम पीछे आते हैं उतने स्टेप फिर हम क्या करते हैं 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जी 3 0 लगा दी, ये हमारे पास के की वैल्यू अब क्या आ गई 1000 आ गई। ठीक है, सो
अब हमारे साथ यहाँ पर क्या है 53% मल्टीप्लाई बाय 1000 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ फिर यही आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको, हमारे पास फिर यही आएगा जैसे कि 530 पर 1000, मतलब हर 1000 बच्चों में 530 बच्चे जो है उनकी क्या हुई थी, 1995 में डेथ हुई थी। जितने पॉइंट के आगे डिजिट्स हैं हमने उतने 100 के साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है मतलब। जी जी बिल्कुल। आज हम आपका सही सर वाला सर खपाएंगे सर, पर हम नहीं, क्या करें। ये असल में ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमारा भी बिल्कुल यही हाल था, लेकिन फिर हमने जो है इसको खुद पढ़ा। ठीक है, खुद पढ़ने के साथ साथ इस पर खुद प्रैक्टिस किया। जब प्रैक्टिस किया तो एक बार प्रैक्टिस करने से हमें समझ नहीं आई, जब दूसरी बार की तो थोड़ी थोड़ी समझ आई, जब तीसरी बार हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो हमें फिर मुकम्मल तौर पर उसकी समझ आ गई। असल में जो याद करने की चीज़ें हैं वो आपको इन सारे चीज़ों की फार्मूले याद करने हैं। जब आपको फार्मूले जी याद होंगे तो डेटा को पुट करना इंतहाई आसान होता है। कैलकुलेटर तो ऑलरेडी आपको अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर के ज़रिए फिर आप वहाँ पर जस्ट पुटिंग करके उसको कैलकुलेट करके आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी होती है। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ होगा हमें? जी जी बिल्कुल, कैलकुलेटर अलाउ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रेट की तरफ। रेट क्या है, रेट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि रेट की जब भी हम बात करते हैं तो रेट का भी बिल्कुल वही पैटर्न है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हमने टाइम को भी मेंशन करना होता है। टाइम की इसमें लाजमी तौर पर बात होती है कि इस टाइम पीरियड में हमारे साथ जो डेटा थी वो ये थी और इस टाइम पीरियड में हमारे साथ जो रिकॉर्ड थी वो ये थी। ठीक है, तो मतलब टाइम की हम बात करते हैं। रेट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग ऑफ इंटरेस्ट हैपन। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है पिशावर में, मिसाल के तौर पर जो है मलेरिया की केसेस जो है एकदम से जो है अचानक से बढ़ने लगे। तो जब हम उसकी रेट लेंगे, उस डिजीज़ मलेरिया की रेट लेंगे तो हम यही कहेंगे कि संडे से लेकर फ्राइडे तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हमारे साथ कितने लोग जो है मलेरिया से मुतासर हुए थे। तो ये हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, रेट की, कि एक बीमारी जो है वो कितनी तेज़ी के साथ जो है फैल रही है, लोगों को जो है वो हो रही है। तो इसको हम रेट के ज़रिए क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को देखें, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ पार्किंसन डिजीज विच डेवलप पर 1000 पर्सन पर ईयर ऑफ फॉलो अप। मिसाल के तौर पर आपने जो है 1000 लोगों को जो है अपना एक सैंपल जो है 1000 लोगों पर मुश्तमिल अपना एक सैंपल लिया। ठीक है, और आप ये देखना चाहते हैं कि इन 1000 लोगों को अगर मैं एक साल के लिए इनको ऑब्जर्वेशन पर रखूं तो कितने लोगों को जो है, इन 1000 लोगों में से कितने लोगों को जो है पार्किंसन डिजीज की बीमारी जो है वो लगेगी। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे सर हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे बताए ना रेट की, कि वो हम लोगों से एमसीक्यूज में डेफिनेशन के हवाले से पूछते हैं ना, फिर ऑप्शन में बता देते हैं रेट है पर। बताएं। तो रेट की एक सिंपल डिफिनीशन तो ये आपको बताई गई है कि अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग ऑफ इंटरेस्ट हैपनिंग, कि आप जो है एक चीज़ को मैयर कर रहे हैं कि एक बीमारी जो है वो कितनी तेज़ी के साथ लोगों को लाहक हो रही है, या एक चीज़ जो है वो कितनी तेज़ी के साथ पॉपुलेशन में जो है वो हो रही है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। या द नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितनी तादाद में न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेट कहते हैं। सही है, समझ आ रही है रेट की आपको? सर ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रेट में हम टाइम को जो है लाजमी तौर पर मेंशन करते हैं। सो टाइम
प्लेस एंड पॉपुलेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर ईच टाइप ऑफ रेट। ठीक है, रेट में हम जो है टाइम को भी मेंशन करते हैं, ख़ास तौर पर उसको मेंशन करते हैं, जगह को भी हम क्या करते हैं स्पेसिफाइड करते हैं, और पॉपुलेशन को भी हम क्या करते हैं स्पेसिफाइड करते हैं, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। इन अ रेट न्यूमरेटर मे और मे नॉट बी सबसेट ऑफ डिनोमिनेटर। रेट जो है ये भी हमारे साथ रेशो की तरह ही होता है कि रेट में भी हमारे साथ जो न्यूमरेटर होता है वो पॉपुलेशन से ही रिलेटेड हो सकता है या अलग हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है पॉपुलेशन से। इसी तरह से रेशो भी जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। लेकिन रेशो और रेट्स के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि रेशो में जो है हम किसी टाइम प्लेस या पॉपुलेशन ख़ास पॉपुलेशन की बात नहीं करते, जबकि रेट में हम ख़ास टाइम प्लेस या पॉपुलेशन को जो है हम ख़ास तौर पर उसको लाजमी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों ने याद करनी है रेट, रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से। रेट में और मे नॉट बी अ प्रोपोर्शन। इसी तरह से रेट जो है ये आपके पास इसकी जो आंसर है वो आपके पास परसेंटेज में भी आ सकती है और परसेंटेज में जो है वो नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि रेट की जो वैल्यू है, जो रिज़ल्ट है वो आपके पास परसेंटेज फॉर्म में भी आ सकता है और बगैर परसेंटेज के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे कि आगे अगर हम एग्जांपल देखें तो अच्छा जी पहले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं रेट्स के। द कैलेंडर टाइम पीरियड इज़ द सेम इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेट। रेट में हमारे साथ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अ रेट एक्सप्रेसेस द रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट पर यूनिट टाइम। मतलब एक ख़ास टाइम पीरियड में हमारे साथ जो इवेंट हो रही होती है तो वो किस शिद्दत के साथ हो रही होती है, कितनी बार हो रही होती है, तो उसको मैयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट को यूज करते हैं। ठीक है, इस डिफिनीशन को भी आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अ रेट एक्सप्रेसिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट। जो इवेंट एक पॉपुलेशन में एक बीमारी काज हो रही है, मलेरिया जो है ये मुसलसल लोगों को फैल रही है, तो ये हमारे साथ क्या है, इवेंट है। तो ये मलेरिया जो है कितनी शिद्दत कितनी स्पीड के साथ लोगों को फैल रही है। ठीक है, पर यूनिट टाइम में एक ख़ास टाइम पीरियड में कितने लोगों को जो है मलेरिया हुई है या हो रही है, तो इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हम रेट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हवाले से आपको बताया जा रहा है। IMR स्टैंड फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट हम किसे कहते हैं, इन्फेंट से मुराद ये है कि 1 साल की उम्र के मतलब 1 महीने से ऊपर और 1 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं, 1 साल के अंडर एज जो बच्चे आते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। मतलब यह है कि 1 साल के अंदर जितने 1000 बच्चे पैदा हुए थे तो उन 1000 बच्चों में कितने इन्फेंट जो हैं उनकी डेथ हुई, मतलब पैदाइश के बाद 1 महीना गुजारने के बाद कितने बच्चे जो है उनकी डेथ हुई थी। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक रेट को रिप्रेजेंट करती है। इन मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे साथ रेशो नहीं है। ठीक है, इसको आप रेशो नहीं कह सकते, इसको आप रेशो में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन। ये हमारे साथ प्रोपोर्शन भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि द न्यूमरेटर इज़ नॉट नेसेसरीली पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है ये हमारे साथ डिनोमिनेटर का पार्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का ही पार्ट हो। सम इन्फेंट में हैव बीन बोर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टडी करने के दौरान हमारे साथ जो कुछ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और स्टडी के दौरान तो उनकी जो टाइम पीरियड है वो हमारे जो स्टडी है उससे पहले की जो है वो टाइम पीरियड शुरू हुई होती है, तो वो हमारे टाइम पीरियड में नहीं आता बल्कि वो प्रेवलेंस रेट में फिर आता है, तो इस वजह से ये प्रोपोर्शन में भी नहीं आता। ठीक है, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट जो है ये हम रेट में इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? इंशाल्लाह जब आप इसकी
रेशियो लिखा हुआ है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द रेशियो। अच्छा जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ अ रेशो। अच्छा सॉरी, मैं समझा कि इज़ नॉट अ रेशो, मेरे आंखों के सामने नोट आया था। मतलब ये प्रोपोर्शन नहीं है, ये रेशियो भी प्रोपोर्शन हो नहीं सकती है है, जो और रेट भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल ये हमारे साथ रेट भी हो सकता है और प्रोपोर्शन भी हो सकता है। जैसे कि डिफिनीशन में, रेट की डिफिनीशन में हमने अभी पढ़ा था कि हमारे साथ जो रेट है ये हमारे साथ क्या हो सकता है, ये हमारे साथ रेट रेट में और में नॉट भी प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर रेट जो है ये हमारे साथ प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे साथ प्रोपोर्शन नहीं है, बाकी इसको आप रेशियो भी कंसीडर कर सकते हैं। और रेट तो ऑलरेडी ये है, क्योंकि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑलरेडी रेट्स तो है ही, लेकिन इसके साथ ये रेशियो भी है, ठीक है, क्योंकि सेम है, रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना कि इसका रेशियो और इसका रेट। कोई यूनिट भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही नहीं आप। होता। बिल्कुल, और दूसरी ये बात भी है कि हमारे साथ इसकी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो इस वजह से ये हमारे साथ रेशो और रेट दोनों में आता है, क्योंकि रेशो और रेट में हमने ये बात कॉमन देखी है, अभी पढ़ी कि रेट और रेशो जो है ये हमारे साथ हो सकता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मतलब पॉपुलेशन में सेम ही हो, एक दूसरे से रिलेटिव भी हो सकते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे साथ रेशो में भी आता है। सही है। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन देखिए नीचे वाले स्टेटमेंट में देखें, वो कहते हैं द infant mortality rate is not a proportion because the numerator is not necessarily part of the denominator. हाँ जी, तो यही बात है ना कि ये हमारे साथ डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, मतलब एक ही चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे साथ एक ही पॉपुलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो। यहाँ पर एक हमारे साथ लाइव बर्थ की बात हो रही है और एक जगह ऊपर जो है डेथ की बात हो रही है और नीचे जो है लाइव बर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे साथ सेम नहीं है। देखिए, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ डिवाइडेड बाय 1000 लाइव सर वो ये बर्थ। कह रहे थे कि जो बच्चे बीमार हुए हैं, हो सकता है वो पिछले साल के बीमार हुए हैं और उनकी डेथ इस साल में हुई हो, अगले में, तो तो ये उन्होंने बात, उसको भी ये उनमें काउंट कर लिया है, ये तो बात कहते तो हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि अभी जो इससे पहले मैं जी सर। आपको बता रहा था कि इसमें जो आपको बताया गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे साथ प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमने जब स्टडी शुरू की तो स्टडी के दौरान हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बच्चे जो है हमारे स्टडी के दौरान ही उनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनके जो प्रेगनेंसी टाइम था वो हमारी स्टडी से पहले जो है वो शुरू हो चुका था, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे जो स्टडी है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे साथ प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। जी सर। ओके, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रेट्स के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंस के हवाले से ऑलरेडी आपको इफ़त ने भी बताया था काफ़ी अच्छे अंदाज में कि इंसिडेंस से मुराद ये है कि मेजर न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज़ दैट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान आपके पास जो नए केसेस आते हैं तो उन नए केसेस को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। वेरी हेल्पफुल फॉर इथियोलॉजिकल एंड काजल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इंसिडेंट्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि जब हम किसी इवेंट के जो काजेस है उसको मालूम करते हैं तो उसको मालूम करने के लिए फिर हमें इंसिडेंट्स स्टडी करना होता है। और इंसिडेंट्स में हम ज़ाहिरी बात है कासेस को भी स्टडी करते हैं कि हमारे साथ जो बीमारी लाहक हुई है, जो नई केसेस हमें आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, तो उस वजूहात को हम क्या करते हैं? इंसिडेंट्स में मालूम करते हैं। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, इसी तरह से इस इंसिडेंट्स में एस्टिमेशन करना जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फॉलो अप स्टडी करते हैं, मतलब कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? मुसलसल अपने पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक पॉपुलेशन को जो है उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए।
और उस टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि आया इनको ये बीमारी लाहक होती है या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इंसिडेंस में हम कोहर्ट डिज़ाइन या कोहर्ट स्टडी जो है इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। प्रेवलेंस में हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस से मुराद ये है कि मेजर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। मिसाल के तौर पर आपका जो टाइम पीरियड है वो संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक है, तो संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक के दौरान आपके पास जो है एक ख़ास टाइम में जो है आपके पास क्या थी, बीमारियां थी, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती थी, पहले से जो है वो बीमारियां मौजूद थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रेवलेंस रेट कहेंगे। प्रेवलेंस से मुराद ये है कि आपकी स्टडी करने से पहले की जो पेशेंट है, जो बीमारियां है वो पेशेंट में मौजूद थी। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है, इम्यून सप्रेसेंट है, मतलब उनके इम्यून जो है इम्यून सिस्टम वो सप्रेस है, मतलब वो बीमार है। तो बीमार तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। वो जब बीमार थे तो उस टाइम जब वो आपके पास आए थे तो उनको सिर्फ फीवर था। जब आपने उनको अंडर मॉनिटरिंग रखा, ठीक है, तो मॉनिटरिंग रखने के बाद उनको जो है मज़ीद फ़ीवर के साथ साथ उनको टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ उनको फ्लू हो गई, इसके साथ साथ जो है उनकी कलर जो है येलो हो गई। तो पहले जो वो बीमार थे तो वो आपके साथ प्रेवलेंस में आएगी, और अब जो न्यू केसेस उनके साथ दरपेश आ रहे हैं तो ये आपकी इंसिडेंस में आएंगी, ठीक है। तो प्रेवलेंस से मुराद ये है कि पहले से आपकी स्टडी करने से पहले जो बीमारियां मौजूद थी तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेवलेंस कहते हैं, ठीक है। उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेवलेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कम्युनिटी जाती है और कम्युनिटी जाने से पहले आपको पता होता है कि इस कम्युनिटी में ये खामियां जो है मौजूद है पहले से, ये बीमारियां जो है पहले से मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रेवलेंस कहेंगे। समझ आ गई आपको? जी सर। वेरी जी हेल्पफुल सर। फॉर वेरी हेल्पफुल फॉर क्वांटिफाइंग डिजीज बर्डन। प्रेवलेंस जो है ये हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि एक बीमारी जो कि पहले से मौजूद है, जो कि पहले से लोग उसमें मुब्तला है, तो किस हद तक लोग जो है एक बीमारी में पहले से मुब्तला है, या एक बीमारी जो है वो कितनी जो है ज़्यादा फैली हुई है, कितने ज़्यादा लोग जो है उससे मुतासिर है कम्युनिटी में, ठीक है। तो उस बीमारी की जो बर्डन है उसको मालूम करने के लिए प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से प्रेवलेंस को अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। एम्प्लाइज अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, इसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, इसको हम आगे यूनिट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते वरना फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने लगी थी। हाँ, इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको टाइम के साथ इसलिए मुख्तलिफ टॉपिक बताता हूँ ताकि आप जो है एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाने के बाद दूसरी चीज़ के जो तरफ जो है वो बढ़े, ठीक है। अगर मैं जी। आपको एक ही टॉपिक में जो है हर एक चीज़ को डिटेल के साथ बताऊंगा तो फिर आपको जो मेन टॉपिक है उसकी समझ नहीं आएंगी, या वो आपसे जो है दोबारा से भूल जाएंगे आप उसको। हाँ जी बिल्कुल। प्रेवलेंस वर्सेस इंसिडेंस, यहाँ पर आपको प्रेवलेंस और इंसिडेंस की एग्जांपल दी गई है। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि प्रेवलेंस कैन बी व्यू एज अ डिस्क्राइब अ पूल ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। कहते हैं कि प्रेवलेंस की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि पॉपुलेशन में हमारे साथ जो स्विमिंग पूल होते हैं और वहाँ पर हमारे साथ जो पानी उसमें मौजूद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। इसी तरह से इंसिडेंस डिस्क्राइब द इनपुट फ्लो ऑफ न्यू केसेस इन द पूल। अब इस स्विमिंग पूल में जब आप गोते लगाएंगे, ठीक है, दूसरे लोग उसमें नहाएंगे तो जाहिर बात है सारे लोगों की जो गंदगी है, ठीक है, वो उस स्विमिंग पूल में जो है जमा हो रही है, और इसी तरह से उसमें मज़ीद बीमारियां जो है वो पैदा हो रही है। तो नई नई बीमारियां जो है उसमें जन्म ले रही है, तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगी, इंसिडेंस कहलाएगी।
डेथ एंड क्यूर्स रिफ्लेक्ट द आउटपुट फ्लो फ्रॉम द पूल। और इसी तरह से अगर इस पूल में हमारे साथ जो लोग बीमार हुए हैं, जो लोग इस पूल की वजह से, स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से बीमार हुए हैं, ठीक है, और जो पहले से इसमें बीमार थे, तो उनकी अगर हम इलाज करें और इलाज से हमारे साथ उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी जो है पूल की जो क्या कहते हैं जो मिकदार है उसमें कमी आएगी, ठीक है। और अगर लोगों की डेथ हो रही है तो इससे भी जो है लोगों की जो है वो पूल में जो है कमी आएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पूल के आउटपुट है, मतलब रिजल्ट है। ज़ाहिर बात है अगर बीमारी की हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद 3 ही केसेस होंगे, या रिकवरी होगी, या डिसेबिलिटी होगी, या डेथ होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में फिर इसको मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।